मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एज यू नो कि हमने साइंस में चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो केमिकल इफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। करंट का हीटिंग इफेक्ट भी होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है और कुछ केमिकल इफेक्ट्स भी होते हैं। हीटिंग इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक गीजर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक आयंस हैं जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, या फिर जो बल्ब ग्लो कर रहा है हमारे रूम में उसमें एक फिलामेंट लगा हुआ है तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण वो फिलामेंट गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है जिसके कारण उसमें से रोशनी निकलती है। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट है। मैग्नेटिक इफेक्ट का एप्लीकेशन कहाँ पर है कि करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ये यूज़ कहाँ हुआ, इलेक्ट्रिक बेल में यूज़ होता है, फैन में यूज़ होता है, कूलर्स में इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट यूज़ होता है। अब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, ये अपना केमिकल इफेक्ट भी शो करता है। ये केमिकल इफेक्ट सॉलिड्स पर शो नहीं होता है, ये शो होता है लिक्विड्स पर। जब लिक्विड्स में से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाया जाता है तो उन लिक्विड्स में कुछ केमिकल इफेक्ट देखने को मिलते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जिन्हें बोला जाता है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कारण उन लिक्विड्स में क्या होंगे, कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी जिन्हें क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था, फिर पढ़ा था कि कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, सेल और बैटरी का डिफरेंस भी देखा था हमने कि सेल क्या होता है और बैटरी क्या होती है। बैटरी क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स को अगर आपस में कनेक्ट करेंगे तो वो बैटरी बन जाती है। फिर हमने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एनी कंडक्टिंग लिक्विड, कोई भी ऐसा लिक्विड जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, उसे इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं हम। इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट या ऐसे लिक्विड्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी कैन पास अप टू अ लार्ज एक्सटेंट, काफ़ी हद तक जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, दे आर दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने देते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट कैन पास अप टू अ लेस एक्सटेंट, बहुत कम हद तक इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएंगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएंगे। हमने ये भी पढ़ा था कि हम चेक कैसे कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी किसी भी लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही, ये हमने चेक कैसे करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखो एक बीकर लेना है। ये क्या है, बीकर है। बीकर मतलब आपने कोई भी बर्तन ले लेना है, उसके अंदर किसी भी लिक्विड को डालना है आपने, जिसको आपने चेक करना है भाई इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी या नहीं होगी। सपोज करो हमने HCl डाल दिया, डाइल्यूटेड HCl इसके अंदर डाल दिया। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया इसके अंदर। अब इसमें से मुझे चेक करना है कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं होती, तो मुझे क्या चाहिए होंगी, दो इलेक्ट्रोड्स चाहिए होंगी। इलेक्ट्रोड्स का मतलब क्या होता है, कोई भी कंडक्टिंग मेटल की रोड हो सकती है, ये चाहे कार्बन की रोड ले लो, चाहे कॉपर की ले लो, आयरन की ले लो, मतलब ऐसी रोड, ऐसी छड़ जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोल देंगे। ठीक है, एनी कंडक्टिंग मेटल रोड, किसी भी कंडक्टिंग मेटल की रोड आप ले रहे हो उन्हें इलेक्ट्रोड बोल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड ले ली, जिससे मैंने एक तो बैटरी को कनेक्ट किया, एक बल्ब कनेक्ट किया हुआ है। अब देखो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। ये बैटरी लगी हुई है, ग्रुप ऑफ सेल्स है ना, यहाँ पर बैटरी है ये, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स को ही बैटरी बोला जाता है। अब देखो जब करंट पॉजिटिव डायरेक्शन से आएगा, अब ये तो क्या है, कंडक्टिंग मेटल की रोड है, मतलब इसमें से करंट तो फ्लो हो सकता है। तो यहाँ से फ्लो होता हुआ करंट, अगर ये सॉल्यूशन कंडक्टिंग लिक्विड है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, तो करंट इस तरह से आया, इस इलेक्ट्रोड में पास होगा, फिर इस सॉल्यूशन के थ्रू इस इलेक्ट्रोड में आएगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड के थ्रू इस वायर में चला जाएगा और इस बल्ब में चला जाएगा। ठीक है, और एक ग्लो करने लगेगा। और अगर कोई आपने ऐसा सोल्यूशन डाला हुआ है, जैसे कि सपोज करो डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया, डिस्टिल्ड वाटर मतलब बिल्कुल प्योर वाटर है,
तो वो क्या है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता। तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से आएगा तो सही, इस इलेक्ट्रोड में भी जाएगा बिकॉज ये हमने कंडक्टिंग मेटल की रॉड ली हुई है, लेकिन वो ये सोल्यूशन ही अगर पास नहीं होने देगा तो फिर ये बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ये मतलब कंडक्टिंग लिक्विड है या नहीं है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है या नहीं करवाता। इसके लिए आपको क्या चाहिए होंगे, एक बीकर चाहिए होगा, 2 इलेक्ट्रोड चाहिए होगी, एक बैटरी और एक बल्ब। अब देखो, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट बहुत वीक है, मतलब बहुत वीक करंट को पास होने दे रहा है, सपोज करो हमने यहाँ पर ले लिया लेमन जूस। लेमन जूस होता है ना, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब यहाँ से करंट आएगा तो सही, इस इलेक्ट्रोड में भी जाएगा, बट ये क्या कर रहा है ना, ये लिक्विड अगर यहाँ पर लेमन जूस लिया हुआ है तो ये बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा। बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा तो यहाँ पर वीक करंट जाएगा। वीक करंट के जाने के कारण यहाँ पर फिलामेंट उतना गर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर गर्म नहीं हो पाएगा इस बल्ब का फिलामेंट तो या तो ये बहुत डिम ग्लो करेगा, बहुत थोड़ा थोड़ा ग्लो करेगा, या ग्लो ही नहीं करेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करवा रहा है ना, अगर लेमन जूस हमने डाला हुआ है तो हम चेक कैसे करें, अगर इसने ग्लो ही ना किया तो हम चेक कैसे करें कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है नहीं करवाता। तो इस बल्ब को हमें हटाना पड़ेगा। यहाँ पर हम कोई एलईडी यूज़ कर सकते हैं। एलईडी की फुल फॉर्म होती है एलईडी। एलईडी यूज़ कर सकते हैं, जो अलग अलग कलर के छोटे छोटे से वो बल्ब से आते हैं ना, इस तरह के छोटे छोटे बल्ब होते हैं। एक तार तो बड़ी होती है उसमें, एक छोटी होती है, इस तरह की एलईडी होती हैं। इनकी फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो इस तरह की एलईडी का यूज़ कर सकते हो इन बल्ब की जगह पे, क्योंकि एलईडी को ग्लो करने के लिए बहुत थोड़ा सा ही करंट चाहिए होता है। तो यहाँ पे अगर वीक करंट भी आया तो एलईडी हमने लगा रखी होगी तो एलईडी ग्लो करने लग जाएगी। तो यहाँ पर हम एलईडी यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, कंपास का यूज़ कर सकते हैं। एक आप क्या करोगे, एक माचिस की खाली डब्बी ले लोगे इस तरह से, जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना वाइट कलर वाला, माचिस की डिब्बी का ऊपर वाला कवर हटा दो, वो जो डिब्बी सी आएगी इस तरह की अंदर वाली, ठीक है, उसमें आप अपनी कंपास रख दो। कंपास में इस तरह से सुई होगी एक, है ना। अब ये जो वायर आप ले रहे हो उस कंपास के ऊपर लपेट दो इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से वायर जो है कंपास के ऊपर इस तरह से आपने लपेट दी। अब वो जो दूसरा एंड है वो बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो। अब यहाँ से जो करंट आएगा, और यहाँ पे अगर वीक करंट भी फ्लो हो रहा होगा, मतलब ये अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने दे रहा, वीक करंट भी जा रहा होगा ना, तो क्या होगा, अब इसमें से जो हम कंपास यहाँ पे यूज़ करेंगे, वो जो वायर हमने ऊपर बाउंड की है उसके, तो उससे उसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट शो होगा। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण इसकी जो नीडल होगी, कंपास में जो सुई होगी, वो डिफ्लेक्ट करने लगेगी। तो डिफ्लेक्शन से हमें पता चल जाएगा कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसकी बल्ब की जगह या तो हम एलईडी यूज़ कर सकते हैं, अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग है तो देखो ये ग्लो करेगा ही ग्लो करेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है अगर ये इसने फुल ग्लो किया तो। लेकिन अगर ये ग्लो ही नहीं कर रहा तो यहाँ पे एलईडी का यूज़ करके देख सकते हैं हम, वो ग्लो करेगी, दैट मीन्स ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। या फिर हम यहाँ पर कंपास यूज़ कर सकते हैं। कंपास कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपने एक माचिस की डिब्बी लेनी है, उसमें अपनी कंपास को रखना है, उसके चारों ओर ये जो वायर है उसको लपेट देना है, फिर जो दूसरा एंड आएगा उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। अब यहाँ से जब वीक करंट जाएगा उस वायर में, उसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट शो होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट शो होने के कारण कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट करेगी, हिलेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी लिक्विड को चेक कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है या नहीं करवाता। अब आगे आप देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। देखो ये जो सारी अरेंजमेंट हमने की है ना, कि ये लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है, तो इस अरेंजमेंट को ही बोला जाता है कि इस अरेंजमेंट को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोला जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या है, एन अरेंजमेंट हैविंग 2 इलेक्ट्रोड्स केप्ट इन अ कंडक्टिंग लिक्विड। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होती है, एक अरेंजमेंट होती है जिसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड्स को एक कंडक्टिंग लिक्विड में रखा हुआ है। ठीक है,
जब हमने चेक किया था कि ये इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है, तो ये अरेंजमेंट हमने की थी ना, इसी को इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये देखो हमने ये बीकर लिया, इसके अंदर कोई भी कंडक्टिंग लिक्विड डाल दिया, इस लिक्विड को तो बोल देंगे इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रोड आपको दिखाई दे रही हैं, ये बैटरी है, ये 2 इलेक्ट्रोड है। एक इलेक्ट्रोड तो है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, एक इलेक्ट्रोड है जो वायर के थ्रू बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है। तो जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई होती है उसे बोलते हैं एनोड, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है उसे बोलते हैं कैथोड। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, वन that is connected to the positive terminal of the battery, that is called anode, and other which is connected to the negative terminal of the battery, that is called cathode. Anode, कैथोड। एनोड किससे जुड़ी होगी? पॉजिटिव टर्मिनल से। कैथोड किससे जुड़ी होगी? नेगेटिव टर्मिनल से। और इस पूरी अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोला जाता है। अब आगे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस अरेंजमेंट में मैंने अगर इलेक्ट्रोलाइट की जगह, मतलब ये जो लिक्विड डाला हुआ था, अगर मैंने डिस्टिल्ड वाटर ले लिया, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? बिल्कुल प्योर होता है। अगर प्योर वाटर ले लिया तो क्या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा? जैसे देखो यहाँ पे हमने चेक किया था ना कि इस लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी या नहीं करेगी। अगर मैंने यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया, बिल्कुल प्योर वाटर डाला हुआ है, तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा या नहीं होगा? देखो प्योर होने का मतलब क्या है? ना तो उसके अंदर कोई एसिड है, ना कोई उसके अंदर बेस है, ना उसके अंदर कोई साल्ट है। अगर एसिड नहीं होंगे, बेस नहीं होंगे, साल्ट नहीं होंगे, कहने का मतलब है कोई भी उसके अंदर क्या नहीं है? इम्प्योरिटी नहीं है। अगर कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी तो आयंस नहीं बनेंगे। अगर आयंस नहीं बनेंगे तो वो जो लिक्विड है वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवाएगा। बिकॉज देखो सॉलिड जो चीज़ें होती हैं ना, जो चीज़ें सॉलिड होती हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण, और लिक्विड्स में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो होता है आयंस के कारण। ठीक है, वो जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस वाले जो स्पीशीज बनती है ना, उन्हें आयंस बोला जाता है। तो अगर कोई एसिड नहीं होगा, बेस नहीं होगा, साल्ट नहीं होगा, कहने का मतलब है कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी वाटर में, तो फिर आयंस नहीं बनेंगे। आयंस नहीं बनेंगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाएगा कौन? ठीक है, तो फिर डिस्टिल्ड वाटर दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं हो पाएगा। लेकिन इसे हम है ना कंडक्टिंग बना सकते हैं। प्योर वाटर में हम अगर कुछ इम्प्योरिटी डाल दें, जैसे कि सपोज करो मैंने नमक डाल दिया उसके अंदर, NaCl जिसे बोलते हैं, नमक डाल दिया तो इम्प्योरिटी का काम करेगा। नमक क्या होता है? साल्ट होता है ना, तो साल्ट अगर उसमें आ जाए तो आयंस बन जाएंगी। NaCl क्या करेगा? जैसे ही करंट पास होगा तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। इन्हें ही तो आयंस बोला जाता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है इसे तो कैटायन बोला जाता है, और जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसे एनायन बोला जाता है। तो मतलब लिक्विड के अंदर आयंस बन जाएंगे अगर नमक डाल दिया तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाएगा। तो अगर उस वाटर को आपने कंडक्टिंग बनाना है तो या तो उसके अंदर आप कोई साल्ट डाल दो, नमक डाल दो, या उसके अंदर कोई एसिड डाल दो, आप चाहे HCl डाल दो, H2SO4 डाल दो, HNO3 डाल दो, कोई भी एसिड डाल दो तो भी कंडक्टिंग हो जाएगा। या कोई बेस डाल दो, आपके घर में कोई सोडा वगैरह पड़ा हो जो बेस होते हैं, है ना, बेकिंग सोडा या फिर कास्टिक सोडा पड़ा हो आपके घर, है ना, ये सब चीज़ें क्या है? बेस होती हैं ये चीज़ें। तो ये डाल दोगे ना तो जो पहले कंडक्टिंग नहीं था लिक्विड वो कंडक्टिंग बन जाएगा। ठीक है, अब टैप वाटर का अगर केस ले, टैप वाटर मतलब नल से आने वाला पानी। देखो नल से जो पानी आता है ना, दैट इज़ नॉट 100% प्योर नहीं होता, उसके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी होती है। अगर इम्प्योरिटी होगी, इम्प्योरिटी किस टाइप की? कुछ ना कुछ क्या होते हैं उसके अंदर? मिनरल साल्ट्स होते हैं।
मिनरल साल्ट्स होंगे तो वो तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देंगे, बिकॉज मिनरल साल्ट्स के कारण क्या बन जाएंगे, आयंस बन जाएंगे। आयंस ही क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएंगे। यही कारण बनेगा इनमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने का, जिसके कारण टैप वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। तभी तो बारिश वगैरह होती है, बारिश क्या, आपके हाथ गीले होते हैं, सपोज करो नल के पानी से आपने हाथ धोए, तो हाथ धोने के बाद आपको इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को हाथ नहीं लगाना चाहिए गीले हाथों से, बिकॉज जो टैप वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, जिसके कारण आपको करंट लग सकता है, क्योंकि वो पूरी तरह प्योर नहीं होता ना। सी वाटर का केस ले, समुद्र के पानी का, तो इसके अंदर भी बहुत सारे क्या होते हैं, साल्ट्स होते हैं, नमक होता है ना इसके अंदर। दैट मीन्स इम्प्योरिटी है इसके अंदर। अगर इम्प्योरिटी है तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाएगा। दैट विल बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टैप वाटर और सी वाटर में से देखें तो ये ज़्यादा करवाएगा, बिकॉज इसके अंदर साल्ट ज़्यादा है। साल्ट ज़्यादा है तो आयंस ज़्यादा बनेंगे, आयंस ज़्यादा बनेंगे, दैट विल बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे आयंस कम है, यहाँ आयंस ज़्यादा है ना, तो ये सबसे ज़्यादा होगा अगर इन दोनों में से बात करें तो। अब बात करते हैं रेन वाटर की। देखो जब रेन वाटर मतलब बारिश का पानी, बारिश के पानी को नो डाउट कि बोला जाता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज द रेन वाटर। लेकिन देखो जब बादलों में होता है ना, ये बादलों में है अगर पानी, तो ये क्या है, प्योर है। लेकिन धरती तक आने में, ये जो हमारी अर्थ है, धरती है, जमीन है, इस तक आने में इसे किससे गुजरना पड़ता है, हमारे एटमॉस्फेयर से गुजरना पड़ता है। एटमॉस्फेयर में क्या होती है, गैसेस होती है। गैसेस कौन सी, CO2, SO2, NO2, ये सभी क्या होती है, गैसेस होती हैं। अगर देखो वाटर CO2 के साथ कंबाइन कर जाएगा, बिकॉज ये क्या होती है, थोड़ी थोड़ी पानी में मिक्स हो जाती हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब पानी के साथ मिक्स हो जाती है। अगर कार्बन डाई मिक्स हो गई तो ये बना देगी H2CO3। पानी के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गई तो H2CO3 बना देगी, ये होता है कि एसिड। ठीक है, अगर ये SO2 के साथ मिक्स हो गया हमारा पानी जो बारिश का आ रहा है, अगर ये SO2 गैस के साथ मिक्स हो गया तो बना देगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी एसिड है। अगर ये पानी नीचे ज़मीन तक आते आते NO2 के साथ मिक्स हो गया तो बना देगा HNO3, मतलब एसिड, जिसके कारण जो पानी आएगा नीचे ज़मीन पर दैट विल बी नॉट 100% प्योर थोड़ी ना रह गया, उसके अंदर एसिड मिक्स हो गया। अगर एसिड मिक्स हो गया तो उसके अंदर आयंस बन पाएंगे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देगा। ठीक है, तो रेन वाटर इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सी वाटर इज ऑल्सो अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टैप वाटर इज ऑल्सो अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिनरल साल्ट्स इन इट। Distilled water is not a conductor of electricity because it does not contain any acid, base or salt in the form of any impurity, due to which there are no ions in it. इसके अंदर कोई ions नहीं होते, hence it is not a conductor of electricity. Distilled water is not a कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसे बना सकते हैं, या तो इसके अंदर साल्ट मिक्स कर दो, या बेस मिक्स कर दो, या एसिड मिक्स कर दो। अब आगे देखो आप, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेन टॉपिक तो यही है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट के क्या केमिकल इफेक्ट हैं। तो एक है ना, ब्रिटिश केमिस्ट था जिसका नेम था विलियम निकोलसन। तो 1800 सन था, 1800 सन, जैसे अब 2000 क्या चल रहा है, 22 चल रहा है, तो 1800 का सन था। तो विलियम निकोलसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ब्रिटिश साइंटिस्ट था विलियम निकोलसन। तो उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, बीकर लिया, उसके अंदर डाल दिया उसने एसिडिफाइड वाटर। क्या डाला, एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर का मतलब पानी है, पानी में कुछ बूंदे एसिड की डाल दी, इन द सेंस वाटर प्लस कोई एसिड, सपोज करो उसने H2SO4 डाल दिया, कोई भी एसिड। एसिडिफाइड वाटर का मतलब है वाटर ज़्यादा है, इसके अंदर एसिड कम है। ठीक है, तो एसिडिफाइड वाटर लिया, उसके अंदर इस तरह से इलेक्ट्रोड्स डाल दिए। इलेक्ट्रोड्स क्या है, कोई भी कंडक्टिंग मेटल हो सकती हैं। उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया। अब यहाँ से करंट फ्लो करेगा ना, यहाँ से करंट आएगा। इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या है, एनोड, और इसका नाम क्या है, कैथोड, बिकॉज ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। ये जो मेन पॉइंट्स है ना, अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखते रहना, अदरवाइज आप धीरे धीरे भूल जाओगे इन पॉइंट्स को।
अब देखो, अब करंट फ्लो करेगा इस तरह से, यहाँ से करंट आएगा, इस इलेक्ट्रोड में जाएगा। अब ये एसिडिफाइड वाटर है ना, प्योर वाटर तो नहीं है, तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो हो सकता है और इस तरह से नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसने क्या देखा कि ये जो वाटर है, जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो यहाँ से कुछ गैसेस निकलती है। गैसेस कैसे निकलेंगी? बबल्स की फॉर्म में, बुलबुले बनेंगे पानी में। इस यहाँ से बनने लगे बुलबुले, यहाँ पे भी बनने लगे इस इलेक्ट्रोड के पास, यहाँ भी बुलबुले बनने लगे गैसेस के। कौन सी गैसेस के? देखो, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है ना, मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो वाटर में से जब उसने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया तो हाइड्रोजन गैस बनी और क्या बनी? ऑक्सीजन गैस बनी। ठीक है, ऑक्सीजन गैस बनी। हाइड्रोजन गैस कहाँ बनी? इस इलेक्ट्रोड पर, कैथोड पर। बिकॉज देखो, वाटर में से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा ना, तो ये अपने आयंस में टूट जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इस तरह से पानी जो होता है वो क्या होता है? केमिकल कंपाउंड है, अपने एलिमेंट्स में टूट जाएगा। देखो, इसके अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अगर ये चीज़ें नहीं भी ध्यान रखनी तो ऐसे समझो, देखो, वाटर इज अ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड का मतलब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, या दो एलिमेंट है। तो जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो ये अपने एलिमेंट्स में टूट जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाती है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो यहाँ से बबल आउट हो जाती है और यहाँ से ऑक्सीजन बबल आउट हो जाती है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक तो है ऑक्सीजन का एटम और दो है हाइड्रोजन के एटम। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का एक, हाइड्रोजन के दो, मतलब हाइड्रोजन डबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। यहाँ से ऑक्सीजन बबल आउट होगी और यहाँ से हाइड्रोजन बबल आउट होगी। ठीक है, ये मैंने आपको क्यों बताया था? बिकॉज देखो, H पॉजिटिव आयंस इसके अंदर बनेंगे, तो H पॉजिटिव आयंस तो यहाँ चले जाएंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ये नेगेटिव टर्मिनल है ना, तो यहाँ भी ये नेगेटिव ही बन गया एक तरह से। तो H पॉजिटिव आयंस यहाँ चले जाते हैं, जिसके कारण यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है और यहाँ से ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के ज़्यादा बबल्स देखने को मिलते हैं। बिकॉज देखो, अगर हम इसका केमिकल फॉर्मूला भी देखें वाटर का, H2O होता है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन का एटम है जबकि दो हाइड्रोजन के हैं। मतलब हाइड्रोजन डबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन यहाँ से ज़्यादा निकलेगी, ऑक्सीजन कम निकलेगी। मतलब यहाँ से अगर ऑक्सीजन का एक बबल होगा तो हाइड्रोजन के दो बबल होंगे। ठीक है, तो इसको बोला, उस साइंटिस्ट ने ये जब परफॉर्म किया तो उसने देखा यहाँ से क्या निकल रही है? गैसेस निकल रही हैं। तो इसको बोला उसने इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट। क्यों? बिकॉज देखो, इसके अंदर एक केमिकल कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड को इलेक्ट्रिक करंट ने क्या कर दिया? उसके एलिमेंट्स में ही तोड़ दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया, मतलब केमिकल्स पर इफेक्ट डाला। तो उसे क्या बोल दिया हमने? केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट भी कई तरह के हो सकते हैं, या तो गैसेस निकलेंगी, इस केस में तो गैस निकली, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन। ये इलेक्ट्रोड कौन सी है? एनोड है, ये कैथोड है। एनोड से तो क्या निकली? ऑक्सीजन। कैथोड से क्या निकली? हाइड्रोजन। ये पूछा जा सकता है, ये चीज़ें आप लिख लेना। देखो, एनोड इसे बोल रहे हैं इस इलेक्ट्रोड को, एनोड से ऑक्सीजन, कैथोड से हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस केस में तो गैसेस निकली हैं। तो इस केस में इलेक्ट्रिक करंट ने क्या केमिकल इफेक्ट डाला? गैसेस को बाहर निकाला। किसी में क्या होगा कि मेटल डिपॉजिट हो जाएंगी, वो हम अगले केस में देखते हैं, या किसी में कलर ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कई तरह के हो सकते हैं, या तो गैसेस निकलेंगी, या मेटल डिपॉजिट हो जाएगी, या फिर कलर चेंज होगा। तो डिपेंड क्या करता है, किस पर डिपेंड करता है इस तरह के केमिकल इफेक्ट होना? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड द इलेक्ट्रोड टेकन। आपने किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट लिया और किस तरह की इलेक्ट्रोड यूज की है, इस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्या गैसेस देखने को मिलेंगी,
या मेटल का डिपोजिशन देखने को मिलेगा या फिर कलर में चेंज देखने को मिलेगा। दैट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड द इलेक्ट्रोड टेकन। आपने किस तरह की इलेक्ट्रोड लिए हैं, किस तरह की इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा केमिकल इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, गैसेस बनी है वो देखने को हमें मिली है। दैट मीन्स बबल्स ऑफ गैसेस हमें देखने को मिले यहाँ पर। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण कलर्स भी चेंज होते हैं। अभी तो हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक करंट के कारण गैसेस का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण कलर भी चेंज हो जाता है। तो इसमें साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ना ये चेक करना चाहते थे कि वेजिटेबल्स या फ्रूट्स में से भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है क्या। तो उन्होंने क्या किया, एक पोटैटो का पीस लिया और उसे कट कर दिया। ये पोटैटो का पीस है, उसे कट कर दिया, ठीक है। उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दी। इलेक्ट्रोड्स क्या होती है, कोई भी मेटल की रोड होती है। सपोज करो हमने यहाँ पर आयरन की नेल्स लगा दी, लोहे की कील लगा दी। हमें क्या करना है, एक मेटल की रोड सी तो लेनी है जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके। तो हमने यहाँ पे आयरन की नेल्स ले ली, उसको क्या किया, बैटरी से कनेक्ट किया और इसको क्या किया, पहले तो एक कंपास से कनेक्ट किया। कंपास इन द सेंस जो हमने अभी पहले बनानी सीखी थी, माचिस का हमें क्या लेना है, बॉक्स लेना है, उसके अंदर कंपास को रखना है और ये जो तार जा रही है उसके ऊपर वाउंड करते हुए इस तरह से नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब देखो, अब जब साइंटिस्ट ने ऐसा किया तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, इस इलेक्ट्रोड में पास होगा। अब इसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है, बहुत सारा वाटर कंटेंट तो होता ही है पोटैटो के अंदर। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते होते थोड़ा नेगेटिव टर्मिनल के साथ बहुत कम वीक ही जाता है, बहुत वीक जाता है, जिसके कारण बहुत वीक डिफ्लेक्शन इस सुई के अंदर हमें देखने को मिलती है। कंपास में सुई होती है ना, तो बहुत वीक डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलती है। लेकिन उन्होंने क्या देखा ना, लगभग हाफ एन आवर के बाद, मतलब आधे घंटे के बाद, ये जो इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, मतलब इसका नाम एनोड है, और ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, यानी ये कैथोड है। पॉजिटिव टर्मिनल वाली इलेक्ट्रोड पर ये ग्रीनिश ब्लू हमें स्पॉट देखने को मिला। यहाँ पर है ना, ये आलू, देखो यहाँ पे तो इलेक्ट्रोड हमने जोड़ रखी है और ये जो आलू वाला जो पोर्शन है यहाँ पर है ना, हमें इस तरह का धब्बा सा देखने को मिला। इस एनोड वाली साइड ही देखने को मिला। हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पर एक ग्रीनिश ब्लू स्पॉट बन जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट ने क्या किया, कलर चेंज कर दिया इस साइड। तो ये क्या है, केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, जिसमें उसने क्या किया, कलर को चेंज कर दिया। पिछले में तो क्या हुआ था, गैसेस बनी थी, यहाँ पर कलर चेंज हुआ है। तो ना साइंटिस्ट देखना तो ये चाहते थे कि इसमें से करंट फ्लो होता है या नहीं होता, लेकिन उन्हें बाय चांस ही क्या पता चला कि अगर हम आलू के एक पीस में इस तरह से बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो एनोड पर, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल वाली इलेक्ट्रोड पर क्या बन जाता है, ग्रीनिश ब्लू स्पॉट बन जाता है। तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि अगर हमें किसी बैटरी के टर्मिनल नहीं पता होते कि पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, तो ऐसे तो हम वो कनेक्ट करके पता कर सकते हैं। क्योंकि देखो, एक ग्रीनिश ब्लू स्पॉट हमेशा कहाँ बनेगा, पॉजिटिव वाली साइड ही बनेगा। तो अगर किसी बैटरी के आपको पता ही नहीं कि कौन सा टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इस तरह से आप कनेक्शंस करके, तो जिस साइड ग्रीनिश ब्लू स्पॉट बन जाएगा दैट मीन्स वो कौन सा हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। एनोड हो जाएगा दैट मीन्स उस साइड क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और जिस साइड कुछ नहीं होगा वो कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो ये बाय चांस ही डिस्कवरी हुई थी, जिसका यूज साइंटिस्ट बैटरी के टर्मिनल्स को पता करने के लिए करते हैं। अब आगे देखो आप, एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के जो केमिकल इफेक्ट है, मतलब कहीं पर तो गैसेस बन रही हैं, कहीं पर कलर्स चेंज हो रहे हैं, या फिर कहीं पर मेटल का डिपोजिशन होगा, वो हम आगे देखेंगे। तो उसके एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशंस का मतलब यूजेस क्या है केमिकल इफेक्ट के, इलेक्ट्रिक करंट के। हीटिंग इफेक्ट के हमने देख लिए कि क्या यूजेस होते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट के हमें पता है कि बेल्स वगैरह में यूज़ करते हैं, फैन में, कूलर्स वगैरह में यूज़ करते हैं। लेकिन केमिकल इफेक्ट का यूज़ कहाँ होता है, तो फर्स्ट यूज़ है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए। जैसे देखो, अगर कोई आयरन की चीज़ है तो उस पर तो जंग लग सकता है, बिकॉज बहुत रिएक्टिव मेटल होती है, वो तो ख़राब हो सकती है। तो अगर कोई आयरन की चीज़ है तो कोई और मेटल की उसके ऊपर परत तो चढ़ाई जा सकती है ना, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
ठीक है। तो किसी भी मेटल पर किसी और मेटल की परत चढ़ा देना ताकि उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सके, मॉडिफाइड हो सके, उसकी प्रॉपर्टीज में सुधार हो सके, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला जाता है। मतलब कोई एक मेटल की ऑब्जेक्ट है, उस पर किसी और मेटल की कवरिंग कर देना, परत चढ़ा देना, तो उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला जाता है। जैसे आप देखते हो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, वो आयरन सॉरी उसकी तो नहीं बनी होती ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मतलब एक्चुअल वो उसकी नहीं बनी हुई सोने या चांदी की, उस पर सिर्फ एक परत चढ़ी हुई है, तो वो किससे चढ़ाई जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से चढ़ाई जाती है वो। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे, डिटेल में भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। सेकंड एप्लीकेशन है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। मेटल को प्योरीफाई करने के लिए भी इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन मेटल्स फ्रॉम ओर्स। ओर्स देखो, कुछ मेटल्स होती हैं जो हमें नेचर से बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं मिलती, जैसे कि सोडियम, एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीशियम, बिकॉज बहुत रिएक्टिव होती हैं। तो सोडियम तो मिलता है हमें NaCl की फॉर्म में, एल्यूमिनियम मिलता है हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में, मैग्नीशियम भी मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है। तो इनसे मेटल को अलग करने के लिए भी हम इलेक्ट्रिक करंट का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स बनाने होते हैं, वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से ही बनाते हैं कुछ कंपाउंड्स। या फिर कुछ केमिकल कंपाउंड्स को डिकम्पोज करना होता है, तो भी हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमने पानी में H2O में NaCl डाल दिया और इसमें से इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो हुआ, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस होना। इलेक्ट्रोलिसिस, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, मतलब इस सॉल्यूशन में से हमने इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाया। ठीक है, तो क्या होगा, आयंस बनेंगे। H2O के कैसे बनेंगे, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस, और इसके कैसे बनेंगे, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयंस। अब ये जो Cl नेगेटिव आयन है ये तो H पॉजिटिव के पास जाएगा, बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो नेगेटिव किसके पास जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास, और पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव वाले के पास। तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के पास जाएगा तो HCl बन जाएगा, और Na पॉजिटिव OH के पास जाएगा तो NaOH बन जाएगा। तो इस तरह के नए नए केमिकल कंपाउंड्स भी बनाए जा सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट से। ठीक है, तो अब हम इन्हें वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ डिजायर्ड मेटल ओवर अ मेटल ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी मेटल की ऑब्जेक्ट आपने ले रखी है, सपोज करो मैंने आयरन की कोई नेल ले रखी है, आयरन की कील। अब उसका तो जंग लगने का खतरा है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है लोहा, तो जंग लग जाता है, कोरोजिव होता है, जंग लगने को बोलते हैं कोरोजन होना। अब वो कोरोजिव नेचर का है, तो उसके ऊपर अगर मैं किसी और मेटल की कवरिंग चढ़ा दूँ जिसपे जंग नहीं लगता, तो उसके कारण उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, मॉडिफाइड हो गई, सुधर गई। तो किसी भी मेटल की ऑब्जेक्ट पर किसी भी और मेटल की ऑब्जेक्ट की लेयरिंग कर देना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ डिजायर्ड मेटल, डिजायर्ड मतलब इच्छा अनुसार अपनी मन चाही मेटल की डिपॉजिट कर देना ओवर अ मेटल ऑब्जेक्ट। कोई भी मेटल की आपने चीज ले रखी है, मन चाही मेटल की ऑब्जेक्ट की उसके ऊपर डिपॉजिट कर देना with the help of electric current, that is called electroplating। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की कैसे जाती है, सपोज करो मेरे पास कोई चाबी है, लोहे की है, तो उसके ऊपर मुझे कॉपर की कवरिंग करनी है। तो कॉपर की कवरिंग कैसे की जाएगी, क्योंकि देखो आयरन की तो कैसे किसकी बनी हुई है, ऑब्वियसली आयरन की बनी हुई है ना, लोहे की बनी हुई है। इसके ऊपर हम कॉपर की कवरिंग करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे। देखो जिसकी कवरिंग करनी है, पहली बात तो ये, उसको आपको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। अब मुझे देखो कॉपर की लेयर चढ़ानी है इसके ऊपर, तो मैं जो कॉपर की प्लेट है ना, मुझे कॉपर की प्लेट लानी पड़ेगी एक तो मैंने एक कॉपर की रोड ले ली, ठीक है, जिसे कॉपर प्लेट बोल रहे हैं हम। उसको आपने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ही कनेक्ट करना है, दैट मीन्स उसे आपने एनोड ही बनाना है। ठीक है, उसे आपने क्या करना है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है।
जिसकी आपने लेयरिंग चढ़ानी है। मुझे कॉपर की चढ़ानी थी तो कॉपर को तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और जिसके ऊपर चढ़ानी है उसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दो। अब देखो यहाँ पर कॉपर की प्लेट मैंने ले रखी है, कॉपर की रोड ले रखी है, मतलब इसे तो मैंने एनोड बना दिया और इसे मैंने कैथोड बना दिया। अब सॉल्यूशन किसका लेना है? आइडियली हम क्या लेते हैं, यहाँ पर कॉपर की प्लेट है ना, तो हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं। आइडियली ऐसे ही करते हैं, क्योंकि अगर किसी और मेटल के ऑब्जेक्ट ले लेंगे तो ये तो आपस में रिएक्शन कर लेंगे, है ना, तो कुछ और ही बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सपोज करो अगर मैंने यहाँ पर सिल्वर लिया तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन ले लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर मैंने कुछ और लिया, सपोज कोई भी मेटल ले रहे हो तो उस मेटल का सोल्यूशन आपने लेना है। तो मैंने यहाँ पर कॉपर लिया, कॉपर प्लेट, तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन मैंने इसके अंदर डाल रखा है। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है, दिखने में ब्लू कलर का होता है, इसलिए मैंने ब्लू बना दिया यहाँ पर। तो क्या ले रखा है हमने, यहाँ कॉपर की प्लेट है तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला हुआ है इसके अंदर। अब जैसे ही करंट का फ्लो होगा, देखो जैसे ही करंट का फ्लो होगा, ये जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है CuSO4, ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, मतलब Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अब देखो Cu2 पॉजिटिव आयन जो इसके अंदर है, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, करंट के कारण जो CuSO4 है, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है, वो अपने आयंस में ब्रेक हो गया। अब जो Cu2 पॉजिटिव आयंस है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, बिकॉज ऑपोजिट ही अट्रैक्ट करते हैं आपस में। तो देखो ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर तो मैंने की जोड़ी हुई है, तो ये कॉपर के जो आयंस है ये कहाँ जाएंगे, इस की के पास जाएंगे। अब यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज है, अब कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस को जब नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, तो ये यहाँ पर न्यूट्रलाइज होकर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा इसके ऊपर। दैट मीन्स इसके ऊपर लेयर चढ़ती जाएगी कॉपर की। अब देखो ये सारे कॉपर्स क्या हैं, जा कहाँ से रहे, ये तो सोल्यूशन से जा रहे हैं, सोल्यूशन से जा रहे हैं, तो इसका क्या काम, देखो यहाँ से जो कॉपर 2 पॉजिटिव के आयंस इसके पास जा रहे हैं, उनकी जगह ये जो प्लेट लगी हुई है, ये अपने कॉपर के आयंस इसके अंदर भेजती रहेगी, ताकि इस सॉल्यूशन में कॉपर के जो आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन मेंटेन रहे, कॉपर के आयंस ख़त्म ना हो। देखो स्टार्टिंग से दोबारा बता रही हूँ मैं आपको, इसमें हमने सॉल्यूशन में क्या लिया था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। जब इसमें से करंट फ्लो हुआ तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो गया, मतलब Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में ब्रेक हो गया। अब Cu2 पॉजिटिव कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा, कैथोड की तरफ। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके कॉपर की जो है तो मेटल ही ना, यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगी, इसके ऊपर ही फिक्स हो जाएगी, इसके ऊपर लेयर बनती जाएगी। अब जो कॉपर 2 पॉजिटिव के आयन सोल्यूशन से गए हैं, उनकी जगह जो कॉपर के आयन ये प्लेट है वो भेजती रहेगी, इस प्लेट से कॉपर के आयन जाते रहेंगे इस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन में कॉपर के आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहेगी, खत्म नहीं होगी। इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे सपोज करो आपने आयरन की कोटिंग करनी है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आयरन की कोटिंग करनी है तो उस ऑब्जेक्ट को तो कैथोड बना दो, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो, और आयरन की प्लेट यहाँ पर ले लो, तो आयरन का ही कोई सोल्यूशन लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पर FeSO4 ले लो, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर किसी और मेटल की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। अब देखो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूजेस कहाँ कहाँ हैं जो आप देखते हो, जैसे कि कार के पार्ट्स देखते हो या साइकिल कितनी चमक रही होती है, आपको तो ऐसे लगता है जैसे कि सच में वो उसी क्रोमियम की बनी होती है, क्रोमियम की लेयर चढ़ी होती है जिसके कारण वो इतनी शाइन कर रही होती है। नई नई साइकिल लेके आते हो तो, लेकिन वो एक्चुअल में है क्या, लोहा ही है ना, लेकिन लोहे के ऊपर उन्होंने क्या किया, एक और मेटल की कवरिंग चढ़ाई हुई है जिसके कारण वो इतना शाइन कर रहा है और आसानी से उसके ऊपर जंग भी नहीं लगता। तो क्रोमियम प्लेटिंग की जाती है उनके ऊपर, क्या की जाती है, क्रोमियम प्लेटिंग, कार वगैरह के पार्ट्स पर, या व्हील रिम्स, जो व्हील लगे होते हैं, पहिए लगे होते हैं, उनमें वो रिम लगी होती है ना अंदर की साइड, मेटल की ऑब्जेक्ट लगी होती है व्हील रिम, वो भी कितने शाइन कर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर क्या की जाती है, क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है, इसी तरीके से की जाती है, ठीक है।
तो क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन वेरियस ऑब्जेक्ट। क्रोमियम की प्लेटिंग तो बहुत सारी चीज़ों पर की जाती है, जैसे कि कार के पार्ट्स पर, व्हील रिम्स पर, या बाथ टैप्स पर। ये जो टैप वगैरह लगे होते हैं हमारे घरों में, एक्चुअली ये बने किसके हैं? लोहे के बने हुए हैं, पर इनके ऊपर एक और मेटल चढ़ी हुई है जिसके कारण इतने शाइन कर रहे हैं ये। ठीक है, क्रोमियम की चढ़ी होती है जिसके कारण आसानी से इन्हें जंग नहीं लगता। एक तो ये डेकोरेटिव लगती है, इतनी सुंदर लगती हैं, जंग नहीं लगता इन्हें, है ना। कितनी सारी प्रॉपर्टीज इनकी मॉडिफाइड हो गई इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कारण। आगे देखो, प्लेटिंग ऑफ सिल्वर और गोल्ड इज डन ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल बाय ज्वेलरी। जो आप ज्वेलरीज खरीद के लाते हो उस पर ज्वेलर्स क्या करते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप खरीद के लाए हो, तो वो जो ज्वेलरी है कोई एक्सपेंसिव मेटल की नहीं बनी हुई। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? सस्ती है वो। तो सस्ती क्यों है? बिकॉज सपोज करो वो लोहे वगैरह की बनी हुई थी पहले, लेकिन उसके ऊपर उस सुनार ने, उस ज्वेलर ने क्या किया, सिल्वर या फिर गोल्ड की प्लेटिंग कर दी है, कवर चढ़ा दिए, परत चढ़ा दी है। तो वो भी क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। सपोज करो कोई भी हमने ऑब्जेक्ट ले रखी है, कोई नेकलेस वगैरह ले रखा है, उसके ऊपर सोने की हमें परत चढ़ानी है, तो उसको तो नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, जिसके ऊपर चढ़ानी होती है उसे नेगेटिव से करते हैं। और लोहे की गोल्ड की चढ़ानी है तो गोल्ड की प्लेट हमें यहाँ लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव से कनेक्ट करनी पड़ेगी, और गोल्ड का कोई सोल्यूशन लेना पड़ेगा हमें। इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक ये यूज़ है कि ज्वेलरी में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है कि आयरन पार्ट्स इन ब्रिजेस। ब्रिज वगैरह जो बनाते हैं ऑटोमोबाइल्स में, जो आयरन के पार्ट्स होते हैं, लोहे की चीज़ें होती हैं, उन पे तो जंग लगने का वो होता है, खतरा होता है, और जिसके कारण ब्रिजेस वगैरह ख़राब भी हो सकते हैं क्योंकि इतने सारे आयरन के पार्ट हमने यूज़ किया। तो आयरन के पार्ट्स पर क्या कर दिया जाता है, उनको जिंक से प्लेट कर दिया जाता है, जिंक की कवरिंग चढ़ा दी जाती है इसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड से, ताकि उन पर आसानी से जंग ना लगे, कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाए वो। टिन के कैंस आप खरीदते हो, जो पेप्सी वगैरह के कैंस आते हैं ना, वो टिन के होते हैं। एक्चुअली वो टिन के बने नहीं होते, लोहे के ही होते हैं। उन पर टिन की कवरिंग कर दी जाती है, क्योंकि टिन होता है ना, रिएक्टिव नहीं होता। अगर डायरेक्टली लोहे का आप बॉक्स लेके, लोहे का कैन लेके उसके अंदर आप ड्रिंक वगैरह डाल दो तो वो ड्रिंक खराब हो सकती है, क्योंकि लोहे के साथ वो रिएक्शन कर लेती है। लेकिन अगर हम उस लोहे के ऊपर टिन की कवरिंग डाल दें तो जो फूड आइटम हम उसके अंदर डाल रहे हैं तो वो तो लोहे के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं, और टिन रिएक्ट ही नहीं करता, जिसके कारण वो फूड सेफ हो जाएगा हमारा। तो टिन कैंस आर फॉर स्टोरिंग फूड। टिन कैंस का यूज़ किया जाता है फूड को स्टोर करने के लिए। दे आर मेड बाय द इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू आयरन। वो बनाए कैसे जाते हैं? आयरन के ऊपर टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, उससे बने हुए होते हैं। अब आगे देखो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो हमने पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रिक करंट के कारण मेटल्स का भी प्योरिफिकेशन किया जाता है, मेटल्स को प्योर किया जाता है। कैसे? मेटल्स को कैसे प्योर किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके? तो देखो, सपोज करो कोई भी इम्प्योर कॉपर रोड है, इम्प्योर कॉपर रोड हमने ले रखी है, मोटी सी कॉपर की रोड है, इम्प्योर है, इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है, तो इसको आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, दैट मीन्स इसे आपने क्या बना दिया? एनोड बना दिया। और फिर आपने क्या करना है, एक कॉपर की प्योर रोड लेनी है, पतली सी। ठीक है, ये तो इम्प्योर है और ये है प्योर। प्योर पतली सी लेनी है आपने और उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। अब ये कॉपर किया ना, तो कॉपर सल्फेट का आप बीच में सोल्यूशन डाल दो। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है वो आयनाइज हो जाएगा। सोल्यूशन पे ही इफेक्ट डलेगा अभी तो इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, तो जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, ये जो हमने लिक्विड फॉर्म में लिया हुआ है, वो आयनाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। कैसे? Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। अब जो Cu2 पॉजिटिव के जो आयंस होंगे वो कहाँ चले जाएंगे? इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव किसके पास जाएगा? नेगेटिव के पास। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगी? मेटल जमा होती जाएगी। अभी सारी जा कहाँ से रही है? ये जो कॉपर के आयंस है ये तो लिक्विड से जा रहे हैं। अब इसके अंदर और आयंस आएंगे कहाँ से? यहाँ से आएंगे। ठीक है,
ये जो रॉड होगी ये Cu2 पॉजिटिव आयंस लिक्विड के अंदर भेजती रहेगी, वो आयंस इसके पास जाते रहेंगे, ठीक है, और यहाँ पर डिपॉजिट होते रहेंगे, और इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे आती जाएंगी और ये पतली होती जाएगी, क्योंकि यहाँ से कॉपर के आयंस निकल निकल के कहाँ जा रहे हैं, इस प्योर वाली के पास जा रहे हैं, तो ये थोड़े टाइम के बाद मोटी हो जाएगी और ये पतली हो जाएगी, और इसमें से जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे आती जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स कर सकते हैं, मेटल को प्योर कर सकते हैं। तो इसमें याद क्या रखना है कि जो इम्प्योर, आप कुछ भी आपने ले रखा है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर जरूरी नहीं कॉपर की रोड, कुछ भी इम्प्योर को सपोज करो एल्युमिनियम की रोड है तो वो यहाँ पे कनेक्ट कर दो, और प्योर ले लो एक पतली सी एल्युमिनियम की, वो यहाँ से कनेक्ट कर दो आप, और एल्युमिनियम का कोई सोल्यूशन यहाँ पर ले लो, ठीक है। आइडियली सोल्यूशन उसी का लेते हैं जहाँ इसकी जो इलेक्ट्रोड होती है, जिसकी इलेक्ट्रोड है आइडियली उसी का सोल्यूशन ले लेते हैं हम, ठीक है। कॉपर की रोड थी तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लेते हैं। अब नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके मेटल्स की भी प्रोडक्शन की जाती है। इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके मेटल्स की प्रोडक्शन कैसे की जाती है, देखो बहुत कुछ ऐसी मेटल्स होती है जो हाईली रिएक्टिव होती है, जैसे कि सोडियम यानी Na, या एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। तो ये है ना, हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलती नेचर से। Na मतलब सोडियम तो हमें मिलता है NaCl की फॉर्म में, एल्युमिनियम हमें मिलता है Al2O3 मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में, और मैग्नीशियम भी अपने ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ से इन मेटल्स को अलग करना भी तो ज़रूरी है, बिकॉज हमें तो मेटल चाहिए होती है, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। यहाँ से इन्हें अलग करने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या यूज़ है, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ है। तो एक हमारा यहाँ काम आ गया। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड। अगर हमें कोई कंपाउंड बनाना होता है तो भी हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मुझे NaOH बनाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं, तो आपको पानी लेना पड़ेगा बीकर में, उसके अंदर NaCl डालना पड़ेगा, साल्ट डालना पड़ेगा। अब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओगे, उस प्रोसेस को बोला जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस। अब क्या होगा, यहाँ जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस बनेंगे, यहाँ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस बनेंगे। H पॉजिटिव आयन तो किसके पास जाएंगे, Cl नेगेटिव आयंस के पास, HCl बन जाएगा, और Na पॉजिटिव किसके पास जाएंगे, OH नेगेटिव आयंस के पास, मतलब NaOH बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमने नए ही कंपाउंड बना लिए। पहले तो क्या था, H2O मतलब वाटर और NaCl था, अब हमने क्या बना लिया, HCl और NaOH बना लिया। मतलब कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में भी इलेक्ट्रिक करंट का यूज होता है। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड को तोड़ना है, उसे डीकम्पोज करना है, तो भी हम किसका यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं। जैसे वाटर को उसके एलिमेंट में अगर हमें तोड़ना है, जैसे वाटर है H2O, केमिकल कंपाउंड है, ये तो केमिकल कंपाउंड का मतलब एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, उसे कंपाउंड बोलते हैं। ये कितने एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, 2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर वाटर को मुझे इसके एलिमेंट्स में ब्रेक करना है, मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक करना है, तो इसका मुझे क्या करवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस करवाना पड़ेगा, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाना पड़ेगा, तो ये अपने एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन होना, मतलब इसका अपने एलिमेंट्स में टूट जाना। तो हम किसी भी कंपाउंड को उसके एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं बाय द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सब थे इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट्स।